कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन जो था एक बार उसको फिर से अपन देखते हैं, है ना, उसको लिखना कैसे है, करना कैसे है, फिर अपन वापस आएंगे अपने मुद्दों पे। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था, एक सेकंड रुक जाना, ये जितनी एक्स्ट्रा फाइल है सब बंद करके बाहर करूंगा। क्या रिचुअल टाइप का हो गया भाई? क्या वगैरह? हाँ, चलो 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 चलो, ठीक है। अपन ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपना टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट अलाउ होता है, याद है क्या? हमने उसके दो केस पढ़े थे, एक था नॉर्मल केस और एक था स्पेशल केस, याद है क्या? नॉर्मल केस में मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउ होता है? 30,000। स्पेशल केस में कितना अलाउ हो जाता है? 2 लाख। स्पेशल केस की कितनी कंडीशन थी? 3। 1,499 के बाद का लोन होना चाहिए। अच्छा, हाउस के कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए होना चाहिए, रिपेयर रिनोवेशन के लिए नहीं होना चाहिए। अगर रिपेयर रिनोवेशन के लिए तो कहां जाएगा? नॉर्मल केस में। 99 के पहले है तो कहां जाएगा? नॉर्मल केस में। तीसरा क्या था? 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए, नहीं हुआ तो कहां जाएगा? नॉर्मल केस में। कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा? 30,000, वरना कितना अलाउ होगा? 2 लाख। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि अगर आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में, ओए होए होए, जिस फाइनेंशियल या प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में हाउस बन के कंप्लीट हुआ है, जिस प्रीवियस ईयर में हाउस बन के कंप्लीट हुआ है, भले 31 मार्च को, प्रीवियस ईयर तो वही रहेगा, बोलो है नहीं, जिस प्रीवियस ईयर में हाउस बन के कंप्लीट हुआ है उस साल का इंटरेस्ट क्या होगा बेटा? फुल अलाउ। क्या होगा? फुल अलाउ, याद है क्या? और उसके पहले, उस फाइनेंशियल ईयर के पहले के जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं, उस प्रीवियस ईयर्स के पहले के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, सबका इंटरेस्ट एक साथ लोगे, सबका इंटरेस्ट एक साथ लोगे, और उसका 1/5 क्या होगा? अलाउ होगा। और उसका 1/5 क्या होगा? अलाउ होगा। यानी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, क्या क्या क्या? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना अलाउ होता है? 1/5 इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, तो आने वाले 5 साल तक होगा। हाँ या ना बोलो। और करंट ईयर का तो पूरा अलाउ हो जाए। करंट ईयर मतलब जिस प्रीवियस ईयर में मकान बन के कंप्लीट हुआ है, जिस प्रीवियस ईयर में मकान बन के कंप्लीट हुआ है। तो हमने इसके लिए क्वेश्चन देखा था, है ना, फिर हम कर ही रहे थे कि बिजली चली गई थी। आइए, लोन टेकन बाय कितने का था? 12 लाख का लोन लिया था। कितने का लोन लिया था? 12 लाख को। 1 दिसंबर 2020 को लिया था। कब लिया था? क्या कर रहा हूं मैं यहां से? हाँ, 1 दिसंबर 2020 को। ठीक है क्या? और हाउस वॉज कंप्लीटेड ऑन 14 फरवरी 2024। 14 फरवरी 2024। सबसे पहले देख लिया करो कौन से प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हुआ है। 14 फरवरी 2024, यानी प्रीवियस ईयर कौन सा होगा बताओ? अबे 14 फरवरी 2024 ना, एक सेकेंड, वही तो बोल रहा हूँ, सॉरी, हाँ 14 फरवरी 24 तो 23-24 प्रीवियस ईयर, 23-24, राइट। अच्छा, लोन लिया कब तक बताना जरा? 1/12/2020, यानी कौन सा साल हो गया? 20-21। हाँ या नहीं? इस बीच में कितने साल आएंगे? 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 लिखा तो हुआ है, वही तो मैं देख रहा हूं तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं। ठीक है, 21-22 के बाद क्या आएगा? 22-23। ठीक है क्या? तो ये 3 साल का प्री कंस्ट्रक्शन हो गया, और ये क्या हो गया? करंट ईयर हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? अब अच्छा, प्री कंप्लीशन का जो है उसका ब्याज देखते हैं एक बार। लोन कितना लिया था? कब लिया था? 1/12 को। तो इस वाले साल में कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 4 महीने का। अरे हाँ बोलो ना यार। तो कैलकुलेटर आपको अलाउड है 12 लाख का 12%, 4 महीने के लिए। ये वाले साल की बात हो गई, हाँ या ना बोलो। अच्छा, फिर क्या हुआ? 1 फरवरी 21 को 3 लाख चुका दिए। 1 फरवरी 21 को 3 लाख चुका दिए यहां पे। तो 12 लाख में से 3 लाख गए, कितने बचे? 9 लाख। अच्छा, पूरे 21-22 में कुछ और चुकाया है क्या? 31 मार्च 22 के पहले नहीं है, 1/10/22 है। तो 9 लाख का 12% साल भर के लिए। 12/12 नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, मैंने लिख दिया। 9 लाख का 12% साल भर के लिए कितना आएगा?
ठीक है क्या? फिर 22-23 जो प्रीवियस ईयर है इसमें कुछ चुकाया है क्या? हाँ, कब चुकाया है? 1/10/22 को। कब चुकाया है? 1/10/22। 1/10/22 को चुकाया, यानी पहले 6 महीने तो सेम आउटस्टैंडिंग था और 10 के बाद आउटस्टैंडिंग चेंज हुई है। हाँ बोलना यार, मतलब मेरा कहने का मतलब है 1 अप्रैल से 1/10 तक तो 9 लाख ही आउटस्टैंडिंग थे। बोलो हाँ, तो 9 लाख का कितने महीने के लिए? अप्रैल से दिसंबर 6 महीने के लिए। बाकी कितना बचेगा? 9 के बाद कितने चुकाए? 4 चुकाए, तो बचे कितने? 5 लाख का 12%, 6 महीने के लिए। दोनों फिगर बताओ कितने कितने आए हैं? 54 और 30। अच्छा, एक और अमाउंट चुकाया है अभी। कब चुकाया है? 1 जनवरी 24 को, यानी 1 जनवरी 24 कब आएगा? यहां पे। तो ये प्री कंस्ट्रक्शन की कहानी तो ये हो गई। हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलो? सबको प्लस करो, कितना आ रहा है? 48 प्लस 1,08,000 प्लस 54 प्लस 30, 2 लाख। ये प्री कंस्ट्रक्शन है। पूरा अलाउ होगा कि 1/5? 1/5, तभी तो इतना लफड़ा किया। 240 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा बताओ? 40। ये प्री कंस्ट्रक्शन हो गया, राइट। पोस्ट कंस्ट्रक्शन की क्या कहानी है? 1 अप्रैल को कितना आउटस्टैंडिंग है? 1 अप्रैल को कितना आउटस्टैंडिंग है बताओ मुझे? 5 लाख। अरे हाँ बोलो ना यार। और 1 जनवरी को भाई साहब ने 2.5 लाख चुकाए हैं। 1 जनवरी को भाई साहब ने 2.5 लाख चुकाए हैं, यानी 9 महीने तक के लिए कितना आउटस्टैंडिंग रहा है? 5 लाख। अरे 9 महीने के लिए कितना आउटस्टैंडिंग रहा है? 5 लाख। और आखिरी के 3 महीने के लिए कितना आउटस्टैंडिंग रहा है? 2.5 लाख, क्योंकि 2.5 लाख चुका दिए, कितना बच गया? 2.5 लाख। अरे हाँ बोलो ना यार। तो अब क्या करोगे? 5 लाख का 12% 9 महीने के लिए, और 2.5 लाख का 12% 3 महीने के लिए, 45। ये प्री कंस्ट्रक्शन है कि पोस्ट कंस्ट्रक्शन है? तो ये पूरा वाला हो जाएगा 45 प्लस 7,500, करो कितना होगा? 52,500। तो ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन, ये हो गया पोस्ट कंस्ट्रक्शन। कुल इंटरेस्ट कितना ला होगा? 48 प्लस 52,500, 1 लाख। अच्छा, 1,05,000। ठीक है, मुझे ये बताओ कुछ दिया है कि लोन कब लिया था? 1/12/20 को, यानी 99 के बाद है। अरे कंडीशन भी तो चेक करोगे। 1/4/99 के बाद है। कुछ बताया क्या कि काई के लिए लिया है? कंस्ट्रक्शन के लिए है कि रेनोवेशन के लिए? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही हुआ है तो मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल। थर्ड कंडीशन क्या थी? 5 साल के अंदर। चेक करो, हो गए, यानी तीनों कंडीशन फुलफिल, यानी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख। तो पूरा अलाउ हो जाएगा, पूरा अलाउ हो जाएगा। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, 5 साल से ज्यादा हो जाते, तो फिर ये 1,05,000 अलाउ नहीं होता। कितना अलाउ होता? 30,000। हाँ या ना बोलो? नहीं आया कि आया? नोट करना है कि कर लिया था कल? करना है, कर लो। 2 मिनट जल्दी करना, लेकिन समय नहीं खराब करना। ये ले लो। चले बात करें आगे। आइए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी की। किसकी बात करते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी को लेके मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूं, है ना। आपकी मॉड्यूल में जो है ना, वो कहानी थोड़ी सी गड़बड़ सी लिखी हुई है। लिखी सही हुई है, पर जो क्वेश्चंस हैं वो गड़बड़ से सॉल्व किए हुए हैं। पिछली बार भी गड़बड़ था, मेरे को लगा था इस बार वो लोग करेक्ट कर लेंगे, इस बार भी करेक्शन नहीं हुआ है। एक चीज तो। दूसरी चीज, कई बार स्कैनर के क्वेश्चंस भी गड़बड़ी है उसके 2-4 ठो। तो मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अपन उस पर स्टिक करके चलेंगे। उससे आंसर हो सकता है आपके मॉड्यूल के मैच ना करें या स्कैनर के मैच ना करें, पर जो करेक्ट है वही करेक्ट है, मार्क्स भी आपको उसी में मिलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर अपन मॉड्यूल
मॉड्यूल पे जाने की, मैंने पिछली बार ये किया था कि मैंने कहा था कि चलो करेक्ट है लेकिन अपन मॉड्यूल को फॉलो करते हैं, लेकिन मॉड्यूल खुद अपने आप को फॉलो नहीं करता, वो दोनों बार अलग अलग चीजें कर दे रहा है वहां पे, कभी कुछ कर दे रहा है कभी कुछ कर दे रहा है। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि अपन जो है वो करेक्ट कॉन्सेप्ट पे स्टिक करते हैं, अपन लिख के आएंगे प्रॉपर और अपन को मार्क्स भी उसके मिल जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? पूरे टैक्स में ऐसी छोटी मोटी एम्बिग्विटी बीच बीच में रहती ही है, क्योंकि टैक्स एक अमेंडिंग सब्जेक्ट है, बार बार अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत 19-20 ये चलती रहेगी। चलिए आइए देखते हैं अपन कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी। क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी? सब चालू है। क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी? मतलब मेरा घर है, बोलो हाँ। अगर मेरा घर 9 महीने के लिए रेंट पे था, 9 महीने के लिए काय में था? रेंट पे था, और फिर किराएदार ने मकान खाली कर दिया, और फिर किराएदार ने मकान खाली कर दिया, तो 3 महीने के लिए क्या हो गया? वेकेंट हो गया। अगर 3 महीने के लिए क्या हो गया? वेकेंट हो गया। तब हम चेक करेंगे, कि जीएवी कैसे कैलकुलेट होगी। अच्छा एक बार बताओ, अभी हम जीएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मुझे बताओ। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर, और इसमें स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में विच एवर इज लोअर। तो ये क्या आ जाता है आपका? एक्सपेक्टेड रेंट। ये कहानी तो सेम चलेगी। अब इसको कंपेयर करूंगा एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज हायर। अब आप मुझे बताओ, एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट, ये तो साल भर का होगा, बोलो हाँ। और एक्चुअल रेंट तो 9 महीने का होगा, या 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितने दिन किराया मिला उतना ही रहेगा एक्चुअल रेंट तो, हाँ या ना बोलो। नहीं आई बात समझ में? अगर हम इसको ऐसे कंपेयर करेंगे तो हर बार मैक्सिमम टाइम 90% टाइम तो कौन जीत जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि ये साल भर का है और ये 9 महीने का है, या 4 महीने, 3 महीने, जितने महीने भी लेट आउट था उतने महीने का है, हाँ या ना बोलो। तो कॉन्सेप्ट ने ये बोला, इफ, मैं पहले इंग्लिश में बोल रहा हूं फिर समझाऊंगा, इफ एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर तो एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा, या एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को चेक करेंगे कौन हायर है, विदाउट कंसीडरिंग वैकेंसी। क्या क्या क्या? विदाउट कंसीडरिंग वैकेंसी। मतलब कि अगर एक्चुअल रेंट लोअर आ रहा है, अगर एक्चुअल रेंट लोअर आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वैकेंसी के कारण आ रहा है, तो इसीलिए फुल पे चेक करेंगे। काय पे चेक करेंगे? फुल पे। फुल पे चेक करेंगे मतलब अज्यूमिंग 12 महीने का था, बोलो हाँ या नहीं, तब चेक करेंगे विच एवर इज हायर। बात समझ में आ रही है? मेरा घर किराए में था 9 महीने के लिए, 9 महीने की जगह मैं कितने महीने का देखूंगा? 12 महीने का। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट 12 महीने, 12 महीने बराबर ले आए, बराबर ले आने के बाद क्या कर लिया? कंपेयर, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। अगर एक्सपेक्टेड हायर आया तो कोई लफड़ा ही नहीं है, हाँ या ना बोलो। अगर एक्चुअल हायर आया, 12 महीने का हायर आया है, बोलो हाँ या नहीं, तो 12 महीने का मिला तो नहीं है, 12 महीने का मिला तो नहीं है, जितना एक्चुअली में मिला है उसको जीएवी ले लेंगे। नहीं समझे? देखो यहां पे एक्चुअल रेंट साल भर का कितने का लिया? 9 महीने और 3 महीने, हाँ या ना बोलो। इसको मैं बोलता हूं एक्चुअल रेंट, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं वैकेंसी रेंट। क्या बोलता हूं? वैकेंसी रेंट। 9 महीने और 3 महीने, 12 महीने का कंपेयर किया, हाँ या ना बोलो। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, विच एवर इज हायर। इफ एक्सपेक्टेड इज हायर, गुड। इफ एक्चुअल इज हायर, एक्चुअल हायर कब आ रहा है? 9 और 3 12 मिला के, 9 और 3 12 मिला के। इफ एक्चुअल इज हायर, तो ये 3 महीने का मिला है कि नहीं मिला है? इस पे टैक्स भरोगे क्या? तो इफ एक्चुअल इज हायर विदाउट कंसिडरिंग वैकेंसी, विदाउट कंसिडरिंग वैकेंसी, इफ एक्चुअल इज हायर देन एक्चुअल रेंट विल बी द जीएवी। मतलब कि ये वाले को हम क्या ले लेंगे? ये वाले को हम क्या ले लेंगे? जीएवी ले लेंगे। ये वाले को हम क्या ले लेंगे? जीएवी ले लेंगे। तो को बात समझ में आई? यानी कि इसको मैं अगर तुमको एक बार लिख के बताऊं, यहां पे लिखा होगा वैसे, टिंग टिंग बज, टिंग टिंग बज, टिंग 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 टिंग। देखो, अगर एक्सपेक्टेड रेंट, इसमें एक सेकंड ना, मिस प्रिंट है, 2 मिनट रुक जाओ बस। टिंग टिंग दा शोर करदा।
देखो पहले एक्चुअल रेंट देखो 9 महीने का, बोलो हाँ। वैकेंसी रेंट देखो 3 महीने का, साल भर का हो गया 12 महीने का। इसको कंपेयर करो साल भर के एक्सपेक्टेड रेंट से। एक्सपेक्टेड रेंट वैसे ही निकाला, कैसे निकाला? म्युनिसिपल फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। क्या आ गया? एक्सपेक्टेड रेंट। अगर एक्सपेक्टेड रेंट लेस देन या इक्वल, यानी इन दोनों में हायर कौन आ गया है? एक्चुअल। विच एवर इज हायर, हायर कौन आ गया है? एक्चुअल, मतलब दोनों मिला के वाला। बोलो हाँ नहीं? जब दोनों मिला के वाला हायर आया है तो जीएवी क्या होगी? सिर्फ जितना मिला है, सिर्फ जितना मिला है। एक्चुअल रेंट विल बी द जीएवी। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? अगर इक्वल भी है तो भी कौन जीतेगा? एक्चुअल। अगर इक्वल भी है तो भी कौन जीतेगा? एक्चुअल। अच्छा, एक्चुअल मिला के कंपेयर करते समय मिला के करना है, कंपेयर करते समय मिला के करना है। जीएवी सिर्फ एक्चुअल को लेना है। हाँ या ना बोलो? नहीं आया कि आया? अच्छा, एक्चुअल अगर एक्सपेक्टेड रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल प्लस वैकेंसी तो कौन जीत गया? एक्सपेक्टेड रेंट। जीता ही गया तो लफड़ा ही नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा 2 महीने के लिए या 9 महीने के लिए किराए पर रहा, उसके बाद साल भर के लेने के बाद भी कौन हायर आ रहा है? एक्सपेक्टेड रेंट। तो भी कौन रहेगा? एक्सपेक्टेड रेंट। तो जीएबी कितना हो जाएगा तुम्हारा? एक्सपेक्टेड रेंट। हाँ या ना बोलो? मॉड्यूल वाले क्या कर दे रहे हैं, यहां पे एक्सपेक्टेड रेंट को हायर ले रहे हैं, बोलो हाँ नहीं? इसके बाद भी वैकेंसी का बेनिफिट दे रहे हैं, जबकि एक्सपेक्टेड रेंट अगर हायर आ रहा है, एक्सपेक्टेड रेंट अगर हायर आ रहा है तो इसके बाद वैकेंसी का बेनिफिट नहीं मिलता है, मिलना भी नहीं चाहिए। हाँ ना बोलो ना यार? अगर एक्चुअल रेंट हायर आ रहा है तो एक्चुअल रेंट जीएवी है, जिसमें से वैकेंसी का बेनिफिट आपको मिल गया। अरे वैकेंसी का बेनिफिट आपको मिल गया, जीएवी में वैकेंसी रेंट ऐड नहीं हुआ। हाँ या ना बोलो ना यार? लेकिन अगर एक्सपेक्टेड रेंट हायर आया है, एक्सपेक्टेड रेंट हायर आया है, तो फिर यहां पे वैकेंसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। सीधे एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाता है? जीएवी। सीधे एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाता है? जीएवी। कितनों को समझ आया? पक्का आया? देख लो यहां पे एक बार, ठीक है क्या? एक एग्जाम्पल है, मंथली रेंट है 20,000 पर मंथ। मंथली रेंट कितना है? 20,000 पर मंथ। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 1,92,000। वैकेंसी कितने की है? 3 महीने की। तो एक्चुअल रेंट कितना होगा बताओ? 20,000 इंटू 9। अरे हाँ बोलो ना यार? 1,80,000। नहीं आएगी? आया? वैकेंसी कितनी रहेगी? 20,000 इंटू 3 कितना हो गया? ठीक है, दोनों को मिला के कितना हो गया? इसको कंपेयर करो एक्सपेक्टेड रेंट से, कितना है? 1,92,000। बताओ व्हाट इज हायर, एक्सपेक्टेड या एक्चुअल? तो एक्चुअल में कौन सा लेंगे? टोटल एक्चुअल की सिर्फ मिलने वाला, सिर्फ मिलने वाला 1,80,000 विल बी द जीएवी। ये गलत, ये 240 टोटल करके लिखा हुआ है। जीएवी कितना आएगा? 1,80,000। कितनों को समझ आया? पक्का आया? दूसरा केस देखो, दूसरा केस देखो क्या दिया हुआ है तुमको। मंथली रेंट कितना है? 3,000 पर मंथ। 3,000 पर मंथ। तो वैकेंसी कितने महीने की है? 10 महीने की। तो एक्चुअल रेंट कितना हुआ? 30,000 10 महीने का, और 2 महीने कितना हुआ? 6,000। टोटल कितना हो गया? 36,000। हाँ, और एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 195। तो सीधे सीधे कौन हायर है? 195। तो जीएवी कितना हो जाएगा आपके केस में? 195 हो जाएगा आपका जीएवी। 195 हो जाएगा आपका जीएवी। कितनों को समझ आया? पक्का। तीसरा केस क्या है बताओ? तीसरा केस क्या है? मंथली रेंट कितना है? 30,000, 3 लाख। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 25,000 पर मंथ। ठीक है, वे जब समझ में ही आ रहा है, 30,000 दोनों पर मंथ है, दोनों पर मंथ है, तो ऑब्वियसली बात है कौन ज्यादा आने वाला है? एक्चुअल। कौन ज्यादा आने वाला है? एक्चुअल। तो एक्चुअल का विदाउट वैकेंसी ले लो, 30,000 इंटू, नहीं 3 लाख इंटू 9, 3 लाख इंटू 27 लाख, कितना हो जाएगा तुम्हारा जीएवी? हाँ या ना बोलो? कुछ मिसप्रिंट इसमें, एक्सपेक्टेड रेंट, ये मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट है। इसमें लिखना चाहिए इनको, मैं लिख देता हूं यहां पे, एक्सपेक्टेड रेंट 3 लाख
मंथली रेंट 25,000 पर मंथ। समझ गए क्या मिसप्रिंट था? ये एक्सपेक्टेड रेंट था 3 लाख। एक्सपेक्टेड रेंट कितना था? 3 लाख। मंथली रेंट कितना था? 25,000 पर मंथ। और वैकेंसी कितने की है? 3 महीने की। वैकेंसी कितने की है? 3 महीने की। अब बताओ क्या करोगे? एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया? 3 लाख, बोलो हाँ। और मंथली रेंट कितना है? 25,000। 25,000 इंटू 12, 25,000 इंटू 12 कितना होगा? दोनों सेम आ गया। दोनों सेम है तो किसको लेंगे? एक्चुअल को। तो 25,000 इंटू 9, 25,000 इंटू 9, 2,25,000 क्या आ गया आपका? जीएवी। क्या आ गया आपका? जीएवी। तो इस वाले केस में जीएवी कितना हो जाएगा? 2,25,000। कितना हो जाएगा? 2,25,000। इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है तो मैं इसको आपको सही करवा के भिजवा दूंगा। हाँ या ना बोलो, आया कि नहीं आया? पक्का? इसको अगर खुद से नोट करना चाहो, क्वेश्चन से लिखना चाहो तो लिख लो। ये थोड़ा सा ना मॉड्यूल है सिंपल, मॉड्यूल ने इसको कंफ्यूजिंग कर दिया है तो अपन इसी को स्टिक करके चलेंगे। बाकी सारे कॉन्सेप्ट अपन मॉड्यूल का ही फॉलो करेंगे। यहां पे अपन थोड़ा सा मॉड्यूल से डिविएट होंगे। चलेगा क्या? टिंग टिंग बज, टिंग टिंग बज, टिंग 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 टिंग, टिंग टिंग बज, टिंग टिंग बज, टिंग 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 टिंग, टिंग टिंग दा शोर करता, टिंग टिंग दा आ। हाँ बेटा, हो गया, लिख लिया? सही लिखा सब? चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले एक आध क्वेश्चन करते हैं। तो क्या जीवन में कष्ट आएगा? अभी कल अपन ने कौन सा क्वेश्चन किया था बताओ? अच्छा, इलस्ट्रेशन 4 देखो। नो वैकेंसी बट अनरियलाइज रेंट का क्या होता था बताओ जरा मेरे को? अनरियलाइज रेंट का क्या होता था? नहीं मिलेगा। एक्चुअल रेंट से माइनस करने के बाद ही कंपेयर करते हैं ना, सीधे सीधे। एक्चुअल रेंट का मतलब ही क्या होता है? रेंट रिसीव्ड माइनस अनरियलाइज रेंट। हाँ ना बोलो ना यार। तो देख लो एक बार। मिस्टर ए ओन्स 2 हाउसेस, एक्सपेक्टेड रेंट इज, सीधे एक्सपेक्टेड रेंट दे दिया। म्युनिसिपल फेयर रेंटल कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस 1 is 65,000. The house was let out for rupees 7,500 per month, but the rent of months February and March could not be realized. फरवरी और मार्च 2 महीने का किराया मिल नहीं पाया। अच्छा, ये वो नहीं है, वैकेंसी नहीं है, अनरियलाइज रेंट है। क्या है? अनरियलाइज रेंट। ठीक है। द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ अनदर हाउस इज 1.5 लाख। This house was let out for 12,000 per month, but the rent for the last 3 months could not be realized. तो पहले वाला घर में देखो, इसको कैसे करेंगे? हाउस 1 हाउस 2। अरे हाउस 1 हाउस 2। हाउस 1 में क्या बोला है? बोलो बोलो बोलो, हाउस 1 में क्या बोला है? तो लिख दिया करो जो जो दिया है। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट कितना है बताओ? 7,500। 3 महीने के लिए खाली रहा, नहीं 2 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। तो कितने महीने का मिला अपन को? 10 महीने का। हाँ या ना बोलो, कितना हो जाएगा? 75,000, विच एवर इज हायर। तो जीएवी कितना हो जाएगा बताओ बेटा? 75,000। हाँ या नहीं? पहले वाले का जीएवी कितना आ गया? 75,000। ठीक है क्या? सेकंड वाले का बताओ। एक्सपेक्टेड रेंट कितना था? 1.5 लाख। एक्चुअल रेंट कितना था बताओ जरा? 12,000 पर मंथ, बट द रेंट वॉज 3 मंथ्स। यानी कितने मिलेगा अपन को? 9 महीने का मिला है। 9 महीने का मिला है। 12,000 इंटू 9 कितना होगा बताओ? 1,08,000। विच एवर इज हायर। तो कौन हो गया? 150। ये क्या हो गया तुम्हारा? जीएवी। क्या हो गया तुम्हारा? जीएवी।
अच्छा, एनएवी निकालने के लिए क्या माइनस करते हैं? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। निकालने बोला ही नहीं है, ठीक है, कंप्यूट द जीएवी बोला है। अगर म्युनिसिपल टैक्सेस दिए भी नहीं है, अगर दिए होते तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस करते, फिर क्या आता? एनएवी। याद रखना, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट एनएवी से मिलता है। क्या बात समझ में आ रही है? जीएवी से एनएवी में जाने के लिए सिर्फ एक ही चीज माइनस होती है, क्या? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। आया कि नहीं आया? आ गया क्या? अच्छा, देर इज वेकेंसी बट नो अनरियलाइज रेंट। इसमें इनने लफड़ा किया है, एक एक करके अपन अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है क्या? देर इज वेकेंसी बट नो अन, अपन अपने कॉन्सेप्ट से करेंगे। मुंडू डियर को स्ट्रेट बैठो। पहला क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 70 दे दिया, म्युनिसिपल रेंट सब निकाल के दे दिया। एक्चुअल रेंट कितना बताओ? 7। कितने महीने के लिए था? 11। एक महीने के लिए क्या था? खाली। पहले तो अपन फुल से फुल कंपेयर करते हैं, बोलो हाँ नहीं? 12 महीने ले लो, 7 इंटू 12 कितना होगा? 84। विच एवर इज हायर, कौन हायर आ रहा है? 84। तो 11 महीने का लेंगे, बोलो हाँ नहीं? तो पहले महीने की, पहले वाले की, पी वाले केस की जीएवी कितनी हो जाएगी? 77। आया कि नहीं आया? ये सही है, पहले वाले की जीएवी सही आई अपनी 77। आया कि नहीं आया? इन लोग बस क्या कर रहे हैं, सब कुछ सेम कर रहे हैं, बस जब एक्सपेक्टेड रेंट हायर आ रहा है ना, तो हम एक्चुअल रेंट में वैकेंसी का बेनिफिट दे रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड रेंट में भी क्या कर दे रहे हैं? वैकेंसी का बेनिफिट दे दे रहे हैं। अभी अपन डिस्कस कर लेंगे इसको। देखो, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी? 55। ये एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। रेंट पर मंथ कितना है? 5। ये ले। लेट आउट पीरियड कितना है? 0। तो पूरे टाइम खाली है, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। बोलो हाँ नहीं? एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा? 0। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, क्यों 0? लेकिन पूरा खाली है। क्या बात समझ में आ रही है? पूरा क्या है? खाली है। हाँ या नहीं बोलो? वेकेंट है। थर्ड क्या है बताओ? 85। रेंट लेट आउट कितना है? 8। साल भर का लोग कितना हो जाएगा? 96, है ना? 85 और 96 विच एवर इज हायर? 96। तो एक्चुअल लेंगे, कितना लेंगे? 8 इंटू 9। 8 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 72। क्लियर है? लास्ट वाले में गलती है। एक्सपेक्टेड कितना है? 125। एक्सपेक्टेड कितना है? 125। ये कितना है? 12। 12 इंटू 8 कितना होना चाहिए? 96। विच एवर इज हायर, कौन हायर आ गया? एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड होना चाहिए 125। बोलो हाँ? इनने 125 तक तो पहुंचे, ये 125 तक तो पहुंचे, इनने साथ में क्या दे दिया? 2 महीने के वैकेंसी का बेनिफिट। 2 महीने के वैकेंसी का बेनिफिट। 125 माइनस 16 कितना आ गया? 109। हाँ यानी बोलो? तो हम सिर्फ दो कॉन्सेप्ट एक ही जगह पे बस हम डिफर कर रहे हैं। कहां पे डिफर कर रहे हैं? कि एक्सपेक्टेड रेंट जब हायर आ रहा है, ओए वैकेंसी के केस में एक्सपेक्टेड रेंट जब हायर आ रहा है तो वैकेंसी का बेनिफिट मैं बोल रहा हूं कि नहीं मिलता है, और मॉड्यूल में इनने दिया हुआ है। बस इतना फर्क है। बोलो हाँ या नहीं? इसको एक बार अपन और दिखा दूंगा मैं आगे चल के आपको। ज्यादातर तो एक्सपेक्टेड रेंट आपको मेन ही लेना चाहिए है, यानी मेरे हिसाब से यहां पे आंसर कितना होना चाहिए? 125। कितना होना चाहिए? 125। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? पक्का आया? इस वाले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो प्लीज। मैं 109 को काट नहीं रहा हूं, यहां पे 125 लिख दे रहा हूं ताकि दोनों आपके पास ओपिनियंस रहे। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना है, लिखना है, जो करना है कर लो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। पेश रह कर आँखों, हर एक केस को एक बार खुद से सॉल्व करके देख लो।
थर्ड वाला कौन सा? हाँ, रेंट कितना है? 8। 12 महीने का लोगे 96, विच एवर इज हायर, तो कौन आ गया? एक्चुअल। अगर एक्चुअल वाला साइड ज्यादा आया है तो जितना एक्चुअल मिला से उतना ही लेते हैं। तो 9 महीने के लिए 9 महीने का 8,000 पर मंथ का रेंट था, और कितने महीने के लिए था? 9 महीने के लिए। तो 8,000 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 72,000। क्या बात समझ रही? इनका प्रेजेंटेशन मत देखना, ये लोग जबरदस्ती कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअल रेंट फिर 96 पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो सीधे सीधे तुम जो सीक्वेंस बताया उससे आपके सारे आंसर्स मैच कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को पकड़ के चलो तुम। चलेगा क्या? अरे हाँ ना बोलो। चलिए आगे बात करते हैं। छठवां वाला इलस्ट्रेशन में अभी इसको स्किप करा रहा हूं, इसको मैं वैसे कट ही करवाऊंगा लेकिन अभी मैं स्किप करा रहा हूं, आगे चल के इसको कट करवाऊंगा। इसमें गलती है, गड़बड़ है, जबरदस्ती आप कंफ्यूज हो गए इसको पढ़ोगे तो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी। पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज। पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज का क्या मतलब है? एरिया वाइज का क्या मतलब है? मतलब मेरी आधी प्रॉपर्टी, जैसे होता है ना, नीचे हम रह रहे हैं, ऊपर किराए पे दे रखा है, ऊपर खुद रह रहे हैं, नीचे किराए पे दे रखा है, या एक साइड किराए पे दे रखा है, एक साइड खुद रह रहे हैं, तो क्या है? पार्टली लेट आउट। इफ सम ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड रिमेनिंग इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। देखो दो केसेस हो सकते हैं, एक होता है पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। एक हो सकता है पार्टली लेट आउट, पार्टली वेकेंट। हाँ, और एक हो सकता है पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्टली वेकेंट। नहीं समझ में आई बात? 3 बातें बोल रहा हूं फिर से। एक घर है, एक घर है, उसको 2 यूनिट में बांटा गया कि एक में हम रहेंगे, एक में किराए पे देंगे। एक में खुद रह रहे हैं, एक में किराए पे दे रहे हैं, तो क्या हो गया? पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्टली लेट आउट। अगर खुद खाली कर दिया और दोनों किराए पे दे रहे हैं तो फुली लेट आउट। भले 2 अलग अलग लैंड टेनेंट है लेकिन फुली लेट आउट। अब एक में मैं रह रहा हूं और दूसरा वाला किराए पे चढ़ाना था, चढ़ाया नहीं है, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्टली वेकेंट। ठीक है, फिर क्या होगा? एक में लेट आउट, एक में वेकेंट, मतलब जो अपना वाला साइड खाली कर दिया, अपना वाला साइड खाली कर दिया, तो क्या हो जाएगा? पार्टली लेट आउट, पार्टली वेकेंट। अब देखना एक एक करके समझाता हूं मैं। एक बंगला बनी प्यारा, एक बंगला बनी प्यारा, ये बंगला था अपना, बोलो हाँ या नहीं? आजकल बंगले झोपड़ी की स्टाइल में ही बनते हैं, तुम लोगों को पता है, कुछ है नहीं, बस बोलते रहते हो मेरे को। ठीक है, अब इस घर को क्या कर दिया गया? क्या हुआ? सास बहू की लड़ाई हुई, घर का डिवीजन हो गया, बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, अब एक पुरानी पिक्चर थी ना, तुमने देखी होगी ऐसे, उसमें घर बीच में। हाँ कौन सी? अरे वाह यार, तेरे को नाम हम भी पता है, मेरे को नहीं पता। ठीक है, ऐसे घर को बीच से दीवार बना देते हैं उन लोग। ठीक है, तो यहाँ दीवार बना गई, लेकिन यहाँ क्या है, ऐसा नहीं है। यहाँ एक्स्ट्रा इनकम के लिए किया है, तुम लोग को सास बहू की लड़ाई देखनी होती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ये वाले घर में सेल्फ ऑक्यूपाइड है, केस 1, बोलो हाँ। एक काम करता हूँ ना, रुक जाओ। एक और क्यों बनाऊंगा, ये ना। चलो देखो, ठीक है, ये पहला घर था, बोलो हाँ या नहीं? खुद था सेल्फ ऑक्यूपाइड और खुद था लेट आउट। आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड, आधा लेट आउट, ये तो सिंपल केस है, बोलो हाँ या नहीं? दूसरा क्या है? आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड, आधा वेकेंट। फिर दूसरा केस क्या होगा?
ये वाला वेकेंट, ये वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड, बात तो वही हो जाएगी ना। आधा लेट आउट, ठीक है क्या? अब तुम मुझे खुद बताओ, सेकंड केस में कोई केस बन रहा है क्या? अरे आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड आधा वेकेंट, पूरा ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे ना। अगर इसमें कोई टैक्स का दिमाग लगाए, सब लोग बोलेंगे हमारे 2 कमरे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 2 कमरे वेकेंट, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, अगर किराए पे दिया है तभी तो मैटर बन रहा है, ऊपर अगर खाली पड़ा उससे क्या लेना देना, कंप्लीटली सेल्फ ऑक्यूपाइड। खुद के घर में ऐसा थोड़ी होगा नहीं हम वहां जा नहीं सकते, है ना, किराए पे देना। अरे पूरा ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हुआ, हाँ ना बोलो। नहीं आया, ये कोई केस नहीं बन। ये वाला क्या हो गया, पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट, तो इसको भी कहीं ना कहीं क्या मान लिया जाएगा, लेट आउट। या इसका केस भी अपन देख लेंगे। अभी मेन मुद्दा समझने वाला ये वाला है, हाँ पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली वेकेंट। इसको बोल रहा हूं मैं एरिया वाइज। क्या बोल रहा हूं, एरिया वाइज। क्यों बोल रहा हूं एरिया वाइज, आपको अगले केस में और अच्छे से क्लैरिटी आएगी, ठीक है क्या? तो एरिया वाइज में क्या बोल रहा हूं, देखो, इफ सम एरिया ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड रिमेनिंग इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड होना चाहिए, वेकेंट नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट की बात नहीं हो रही है, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात हो रही है। ये बात ध्यान में रखने वाली है क्लियरली, हाँ या ना बोलो, ठीक है। एंड देन द लेट आउट पोर्शन इज ट्रीटेड एज एलओपी, ऑब्वियस सी बात है। लेट आउट पोर्शन क्या माना जाएगा, एलओपी। एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन क्या माना जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ओहो, ठीक है। इन दिस केस, अच्छा अब पूरे घर को क्या है, 2 हिस्से में बांट दिया है, हर चीज 2 हिस्से में बांट जाएगी। म्युनिसिपल वैल्यू, कहां गई मेरी ड्राइंग, हाँ, म्युनिसिपल वैल्यू को भी 2 हिस्से में, फेयर वैल्यू को भी 2 हिस्से में। एक्स पूरा म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू, विच इज एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लो, उसको 2 हिस्से में बांट दो। बोलो है नहीं, किस बेसिस में बांटोगे, एरिया वाइज। अरे हाँ या नहीं, अलग अलग कैसे? अभी तो मैंने 50-50 बनाया है, अभी मैंने 50-50 बनाया है, तो एरिया वाइज मान लो एक्सपेक्टेड रेंट आया 90,000, तो 45-45 क्या हो जाएगा, 45-45, हाँ या ना बोलो। अगर मैं बोलूं मकान है मेरा 3,000 स्क्वायर फीट का, मैंने 1,000 स्क्वायर फीट किराया, मकान ही तोड़ दिया मैंने अपना, ठीक है। मैंने 1,000 स्क्वायर फीट का मकान है, 3,000 स्क्वायर फीट का मकान है, 1,000 स्क्वायर फीट का क्या है बेटा, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और 2,000 स्क्वायर फीट का क्या है बेटा, लेट आउट, या ऑपोजिट जो भी हो सकता है। उस बेसिस में अपन क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, हाँ या ना बोलो। तो बोलने की बात यह है, बोलने की बात क्या है, बोलने की बात यह है कि यह है कि इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट इवन, सॉरी ये वाला पढ़ रहा था अपन, इन केस म्युनिसिपल टैक्सेस, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस, सब कुछ, इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी डिवाइडेड बिटवीन एसओपी एंड एलओपी ऑन एरिया बेसिस। अच्छा देखना मजेदार बात, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर, सब्जेक्ट एक्सपेक्टेड रेंट, क्या कर देंगे, एरिया वाइज बांट देंगे। एक्चुअल रेंट को भी एरिया वाइज बांट देंगे। गधो, एरिया वाइज एक्चुअल रेंट क्या पूरे घर का आएगा क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड का ही आएगा क्या, तो एक्चुअल रेंट तो होगा ही किसका, उसको भी एरिया वाइज बांटोगे क्या, नहीं। समझ गए, एक्सपेक्टेड रेंट को बांटना, एक्चुअल रेंट को नहीं बांटना। अरे वो तो पहले ही बटा हुआ है, हाँ या नहीं बोलो, है ना। तो ये आ जाएगा एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, जीएवी, फिर माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, वो भी बटेगा, बोलो हाँ या नहीं। फिर माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, सबका अपना अपना 30%, इसका अपना 30%, इसका अपना 30% निकलेगा, और इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, हाँ या ना बोलो। इंटरेस्ट बटेगा तो क्या होगा, क्यों बढ़ रहा है इंटरेस्ट, तो एक साथ लगता है पूरे घर का। सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट है, अरे यार सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट है और लेट आउट में लिमिट नहीं है। क्या बात समझ में, एरिया वाइज बटेगा, फिर चेक करेंगे लिमिट के अंदर है कि लिमिट के बाहर है, और यहां वाला फुल अलाउ होगा, हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया, आ गया, देख लो। एक्चुअल रेंट शुड नेवर बी डिवाइडेड बिकॉज इट इज ऑलवेज लेट आउट प्रॉपर्टी का होता है ना। सब बटेगा, सब बटेगा, इंटरेस्ट भी बटेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी डिवाइडेड बिटवीन एसओपी एंड एलओपी, म्युनिसिपल टैक्सेस, स्टैंडर्ड रेंट, सब बटेगा एक्चुअल रेंट को छोड़ के। कॉमन सेंस है बेटी हो, है ना। एक्चुअल रेंट को बटने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है एक्चुअल रेंट को बटने की आवश्यकता, क्योंकि वो ऑलरेडी किसका है, लेट आउट प्रॉपर्टी का ही होता है। ऐसा थोड़ी हम भी रह रहे हैं तुम उसका भी किराया दो, ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हाँ या ना बोलो, ठीक है। ये हो गया एरिया वाइज, ये क्या हो गया, एरिया वाइज। फिर क्या होता है, टाइम वाइज। टाइम वाइज क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी, 9 महीने तक लेट आउट था, उसको हटा के सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया,
ठीक है, इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रिमेनिंग, तो सेल्फ, तो अब ये सब बेनिफिट नहीं देते हैं। एक दिन के लिए भी लेट आउट मतलब लेट आउट, अरे हाँ बोलो ना यार, एक दिन के लिए भी लेट आउट मतलब लेट आउट। आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट, क्या अगर आपने एक दिन के लिए भी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, लेट आउट मान लिया जाएगा, टाइम वाइज में कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है क्या, इफ द प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर इवन वन डे देन ऑल्सो द प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज लेट आउट प्रॉपर्टी। हाँ या ना, नहीं आया कि आया, आ गया। ठीक है, अगर दो सेल्फ ऑक्यूपाइड से ज्यादा है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, डीम टू बी लेट आउट। ये अपन बता चुके हैं, बोलो हाँ या नहीं। जॉइंट ओनरशिप अपन बाद में बताएंगे, पहले थोड़ी सी अपन मॉड्यूल रीडिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी अपन क्या कर लेते हैं, मॉड्यूल रीडिंग। ठीक है, व्हेन द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, मैं चाहता हूं आपको 5 मिनट का समय देके यहां से लेके यहां तक का मैं आपको पूरी बातें बता चुका हूं, आप स्वयं अपनी आंखों से रीड करेंगे इसको। का है ना, माँ का करे। अच्छा, मेन इसमें एक चीज तुमको सब समझ में आई, कुछ नहीं आया समझ में, कुछ तो डाउट होना चाहिए। तुम लोग झूठ बोलते हो, पढ़ते हो नहीं हो, बोलते हो पढ़ ले। चलो बताओ इसका मतलब क्या लिखा है फिर। हाँ, क्या है नॉर्मल, कहां लिखा है ऐसा, लिखा है डिडक्शन ऑफ ₹30,000 2 लाख विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड कवर 24B इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज इफ एसएससी ऑप्टेड टू सेक्शन 115 BAC। ये तो मैंने बताया नहीं है, तुम लोग तो हाँ तो पूछे डाउट क्यों नहीं आया, तुमने बोला हाँ सब लिखा हुआ है, नालायकों। एक सेक्शन है सेक्शन 115 BAC, देखो क्या होता है, मैं अभी थोड़ा तुमको ओवरव्यू दे देता हूं, फिर डिटेल में आएगा आगे चल के। नॉर्मल स्लैब रेट होते हैं 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पे, ऐसे पूरे स्लैब रेट्स होते थे। अभी पिछले 2 साल से क्या हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम लेके आया है। अब वो 2 स्लैब रेट्स का ऑप्शन देते हैं, एक होता है 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 10 लाख, एक होता है ये नॉर्मल केस होता था। अब न्यू टैक्स रिजीम क्या आ गई, वहां पे उन्होंने टैक्स रेट्स कम कर दिए, 0 से 2 लाख पे 2.5 लाख पे नो टैक्स, 2.5 से 5 पे 5, 5 से 10 पे 15, मतलब टैक्स रेट्स क्या कर दिए, कम कर दिए। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में न्यू टैक्स रिजाइम में टैक्स रेट कम कर दिए, लेकिन यह बोल दिया गया कि अगर आप नए टैक्स रिजाइम में जाते हो तो आपको टैक्स रेट कम लगेगा, लेकिन बहुत सारे डिडक्शंस और बेनिफिट्स जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हो तो आपको टैक्स रेट ज्यादा लगेगा, टैक्स रेट ज्यादा लगेगा, लेकिन डिडक्शन के बेनिफिट्स मिलेंगे। ये हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, कितना क्या क्या, अभी ओवरव्यू दे रहा हूं बस। तो यहां पे एसएससी के पास, हमारे पास आज के समय में, आपके घर वाले भी जब टैक्स भरने जाते होंगे तो उनके पास ऑप्शन होता है कि आपको ओल्ड में रहना है या न्यू में रहना है। अगर आपके पास डिडक्शंस और बेनिफिट्स हैं तो आप काय में रहते हो, ओल्ड में, नहीं है तो काय में रहते हो, न्यू में, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो ये जो न्यू टैक्स रिजाइम है ये है 115 BAC। क्या है 115 BAC? हर चैप्टर में, हर टॉपिक में आएगा, जो भी बेनिफिट्स हैं कहीं कहीं पे आएंगे, 115 BAC में ये बेनिफिट नहीं मिलता, 115 BAC में ये बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे कि अभी हमने पढ़ा सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये पढ़ा था ना अपन ने, रुक जाओ ये दिखाता हूं, ये टेबल तुमने बनाया अभी था, ये वाला, बोलो हाँ या नहीं। यहां तक तो कहानी लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी में तो सेम चलेगी, बोलो हाँ या नहीं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ये जो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिला है, कितना मिला है, इंटरेस्ट ऑन लोन का बेनिफिट, ये सिर्फ किस में मिलेगा, ओल्ड रिजाइम में। किस में मिलेगा, ओल्ड रिजाइम में। 115 BAC अगर आप ऑप्ट करते हो, 115 BAC अगर आप ऑप्ट करते हो, न्यू टैक्स रिजाइम आप ऑप्ट करते हो, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, ओए क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन का बेनिफिट हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं मिलता है, लेकिन सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट में मिलता है, लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट में मिलता है, दोनों केसेस में। मतलब ये जो इंटरेस्ट है ये दोनों केसेस में मिल जाएगा, बोलो हाँ नहीं, ये किस में मिल जाएगा, दोनों केसेस में। लेकिन ये जो इंटरेस्ट किस में मिलेगा, ओल्ड में, न्यू में नहीं मिलेगा। तो लिखा है साफ साफ, अब तुमको समझ में आ जाएगा। Not allowed in case of if the SEC opted for section 115 BAC Income Tax Act 1961। अगर उसने न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट किया है, अडॉप्ट किया है, ओए होए होए होए, तो क्या होगा उसको,
इंटरेस्ट ऑन लोन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ या ना बोलो, पक्का। चलिए अब क्या है, मिस्टर ओन्स अ हाउस विच यूजेस रेसिडेंशियल पर्पस थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। ये क्वेश्चन देखें अपन, आ जाओ। थक गए हो क्या? वेरी गुड बेटा, मेहनत कर रहे हो तभी थके हो। क्या लाल लाल हो गया, मस्त। ठीक है, मिस्टर आर ओन्स अ हाउस विच यूजेस फॉर रेसिडेंशियल पर्पस थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। म्युनिसिपल वैल्यू 240, फेयर रेंट वैल्यू 3 लाख। ठीक है क्या? कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल टैक्सेस 15,000, रिपेयर डेप्रिसिएशन 10,000। अच्छा एक बात और, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30%। बोलो हाँ। मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का। सुनना, मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया, मेरे से सरकार ने बोला आपने रेंट से इनकम कमाया उस पर टैक्स भरो। मैंने कहा रेंट से इनकम कमाया तो है, लेकिन मेरा खर्चा भी तो हुआ रेंट कमाने के लिए। तो उन्होंने बोला रेंट कमाने के लिए क्या खर्चा हुआ? बोलता मेरे को रोज रोज क्या करना पड़ता था, वो मकान में जो किराएदार था वो फोन करता था भैया पेंट करा के दो, कहीं नल टूट गया, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया। ठीक है, मैं हर रोज उसको क्या करता था, कुछ ना कुछ मेरा मेंटेनेंस का खर्चा लगता है। अब मेरा मेंटेनेंस का खर्चा लगता है, वो मुझे माइनस करने दो, क्योंकि इनकम तो वो होती है ना, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू इनकम। इनकम पे टैक्स लगना चाहिए, बोलो हाँ। तो मेरे जितने खर्चे हुए वो मुझे माइनस करने दो। सरकार ने सोचा चलो ठीक है सबको माइनस करने देते हैं। फिर सरकार ने सोचा अगर माइनस करने देंगे तो लोग पता क्या करेंगे, जबरदस्ती के फर्जी बिल लगाएंगे। मकान किराए पे दिया, घंटे पेंट कराया नहीं और बोल रहे पेंट करा दिया, बिल लगा देंगे, ये करेंगे, तो लफड़े करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो किसको कहां अलाउ करना है, किसको कहां अलाउ नहीं करना है। तो सरकार ने बोला सुन लो, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। 30%, चाहे तुम्हारा खर्चा हो चाहे ना हो, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद मुंह उठा के मत आ जाना कि हमारा रिपेयर का खर्चा दो, हमारा इसका खर्चा दो, हमारा इसका खर्चा दो। भगा देंगे धक्के देके। कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको खर्चा दिख रहा है काहे का, रिपेयर का, और काहे का दिख रहा है, डेप्रीसिएशन का। क्या ये सब खर्चा अलाउ होगा? नहीं, ये सब खर्चा कभी अलाउ नहीं होगा। सिर्फ 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। हमें एक्चुअल एक्सपेंस से लेना देना, तुम्हारा खर्चा हो या ना हो हमें लेना देना नहीं है। हम 30% देंगे, फिर तुम चाहे 100% खर्च करो, चाहे कुछ भी खर्च करो, तुम्हारी इच्छा। हाँ या ना बोलो। तो ये होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन का मैटर। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी कैसी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है कि रेंट पे दी हुई है? सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो अपन ने क्या पढ़ा था बताओ, जीएवी तक तो नील ही हो जाता था, बोलो हाँ नहीं। म्युनिसिपल टैक्सेस का भी कोई, एनएवी तक तो क्या हो जाता था, नील। सिर्फ क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। कितना मिलेगा, 2 लाख का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना है, 2 लाख। लोन कब लिया है, 1 जनवरी 2015, 1999 के बाद का। क्या बात समझ में आ रही है? खरीदने के लिए लिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं बोला तो मान के चलेंगे कि 5 साल के अंदर हो गया था। यानी क्या हो जाएगा, नॉर्मल केस की स्पेशल केस, स्पेशल केस। कितना इंटरेस्ट चला होगा, 2 लाख। 2 बार, एक बार बोला है नॉर्मल और एक बार बोला है 115 बीएसी में, बोलो हाँ नहीं। तो नॉर्मल में अलाउ होगा, ओए ओए, नॉर्मल में अलाउ होगा, 115 बीएससी में अलाउ नहीं होगा। ये देख लो आप, एक बार उन्होंने बुलाया नॉर्मल टैक्स रिजीम में, एनएवी ली नील और फिर इंटरेस्ट को किया माइनस, आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये क्या आया, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या आया, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन आपने 115 बीएससी किया तो नील 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 नील, कोई बेनिफिट नहीं मिला। आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया? ठीक है क्या? ये प्रॉपर्टी लेट आउट पार्शियली, एक सेकंड, प्रॉपर्टी लेट आउट पार्शियली, ये कौन सी बात है, एरिया वाइज जो मैंने आपको वहां पे पढ़ाई। कौन सी बात है, एरिया वाइज जो मैंने आपको पढ़ाई। हाँ पूछो क्या, फिर से देखो यहाँ पे क्या बोला, क्या बोला मैंने यहाँ पे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट सिर्फ किस में अलाउ है, ओल्ड में, न्यू में अलाउ नहीं है। लेट आउट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट किस में अलाउ है, दोनों में। तो अभी हम कौन से घर की बात कर रहे थे, सेल्फ ऑक्यूपाइड। कौन से घर की बात कर रहे थे, सेल्फ। लिख लो कहीं पे, इंटरेस्ट ऑन लोन लेट आउट प्रॉपर्टी में बोथ केसेस में अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में सिर्फ ओल्ड रिजाइम में अलाउ है, 115 बीएससी में अलाउड नहीं है। अपनी भाषा में जैसे अच्छा लगे वैसा लिख लो, मेन मुद्दा यही है।
हो गया क्या? अब देखो 2 मिनट यहां पे, सेल्फ ऑक्यूपाइड रिमेनिंग वेकेंट, नहीं अभी कौन सा किया अपन ने, अभी कौन सा किया अपन ने, ये किया ना। हाँ, ये अब एरिया वाइज आपका रीड करना है आपको। 2 मिनट रुक जाना, अभी नहीं रीड करना, बता रहा हूं मैं। ये एरिया वाइज आपको रीड करना है। ए वाला पॉइंट कौन सा है? एरिया वाइज। और ये बी वाला पॉइंट कौन सा है आपका? टाइम वाइज। एक है एरिया वाइज, एक है टाइम वाइज। ठीक है, मैं दोनों के क्वेश्चंस आपको कल कराऊंगा। अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस रिमेनिंग वेकेंट, अब ये क्या है? मेरे 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, मुझे 2 तक बेनिफिट मिलता है, लेकिन मेरा एक हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक हाउस क्या है? वेकेंट है। अच्छा, वेकेंट क्यों है? मैं रहता, मान के चलो मेरे मम्मी पापा रहते थे जबलपुर में, मैं जबलपुर में घर लिया। मैं रहता था इंदौर में, मैंने इंदौर में घर लिया, तो मेरे 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस हो गए। अब मेरे को जॉब के कारण या मेरे बिजनेस के कारण मेरे को जाना पड़ गया पुणे। तो अब मैंने अपना ये वाला घर क्या किया? खाली किया, और वहां जाके किराए पे रह रहा हूं। अब ऐसा थोड़ी वहां पे खरीद लेंगे, क्या सर मैं वहां क्या रह रहा हूं? किराए पे। तो मेरे 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक क्या है? वेकेंट है। लेकिन वेकेंट क्या क्यों है? क्योंकि मैं कहीं और रह रहा हूं। क्या बात समझ में आ रही है? तो फिर ये वाले हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का बेनिफिट मिल जाएगा। सरकार ने यहाँ पे दया दिखाई और बोला उसको क्या मान लेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड मिल जाएगा। हाँ या ना बोलो। एक चीज बताऊं, वैसे भी ये सब थियोरेटिकली होता है, प्रैक्टिकली कोई आपके घर में झांकने आ रहा है क्या? कोई चेक करने आ रहा है क्या मेरे घर में? मेरे 2 हाउस प्रॉपर्टी में दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकता हूं। कोई देखने नहीं आता आपका कि आप रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो, सुबह कहां निकल लो शाम घर थोड़ी आके देखेगा, चेक करेगा। हाँ, तुम्हारा घर है रखा हुआ है, उसको भी आप क्या मान लोगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लोगे। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार इसको रीड करते हैं, कोई रीड करेगा मेरे लिए? पढ़ो। मतलब वो कहीं और पे किराए पे रह रहा है, जो मैंने आपको बात बताई। समझ गए ना यहां तक? आगे अगर सरल भाषा में बताएं तो 2 घर तक आपको क्या मिल जाएगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट मिल जाएगा, भले वो वेकेंट हो। बोलो हाँ या नहीं? आगे ये वही 3 कंडीशन स्पेशल केस वाली हो गई 2 लाख की। बोलो हाँ नहीं? तो कुल मिला के बात वही हो गई, अगर 2 घर हैं तो दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे, भले आपके वो वेकेंट। मैं एक घर में रह रहा हूं, मैंने एक घर और ले लिया, रखा हुआ है खाली, उसको भी क्या मान लेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड ही मान लेंगे। इनने बोल दिया कहीं और रहना चाहिए वो सब, लेकिन प्रैक्टिकली तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही हो जाता है। ये हो गया डिडक्शन, जो मैंने बात आपको बताई थी 115 बीएसी में आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बेनिफिट नहीं मिलता है। हाँ या ना बोलो? यहां तक क्लैरिटी है? अरे ये डीम टू बी लेट आउट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये आप रीड करके आएंगे घर से। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, डिडक्शन में आप ये पूरा इंटरेस्ट वाला पूरा कहानी आप पढ़ के आएंगे, मैंने आपको पूरी पढ़ा दी है सब। एक बार और मैं एक बार पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले आप एक बार इतना, ये पूरा उन्होंने वही बोला है, प्रायर पीरियड 5 साल का वो जो है ना कंप्लीशन है, प्री कंस्ट्रक्शन, वही वाली कहानी है पूरी। नहीं समझ में आए तो धड़ल्ले से आके बताना भैया नहीं समझ में आए। देखो ना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 यही तो पढ़ा है। डिडक्शन अंडर सेक्शन क्या पढ़ा है? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, और क्या है? और क्या मिलेगा एनएवी में? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, और क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट का हमने सारी चीजें पढ़ रखी है, ये मैंने आपको बता दिया है। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन करा दूंगा। हाँ या ना बोलो? पक्का? ये वाली बात भी रीड कर लेना, समरी ऑफ अलाउबल रिडक्शन, ये सेम ही है, कुछ रीड करने का टाइम नहीं लगेगा, ये वही बातें हैं जो मैंने आपको बता दी थी 99 और वो स्पेशल केस वाली। समझ गए? कुल मिला के जो जो बातें पढ़ा चुका हूं वो पैचेस आपको मॉड्यूल से रीड करके आने हैं, जो ना बने आपको पढ़ के आना है, मुझसे पूछ लेना है आके। चलेगा? कल से अपन फिर बड़े वाले क्वेश्चंस करेंगे इसके।
ठीक है, चलिए आज की सभा, कल क्लास नहीं रहेगी। कल क्लास कितने लोगों ने फॉर्म भरा उस पर निर्भर करेगा। कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया है? 1 2 3 4 5। बाकी लोग ने फॉर्म नहीं भरा है तो फिर क्लास लगा दें क्या है? घर में छुट्टी मनानी है? ठीक है, चलो मैं एक बार पूछता हूँ पिंकी मैम लोग से कैसे क्या रहेगा, आई विल टेल। ठीक है, ऑब्वियसली बात है 5 लोग या तो फिर आएंगे तो सब आएंगे या तो कोई नहीं